हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको आपके बुक में 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सेकंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। फोर्थ, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। इसमें स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी पढ़ेंगे। विजुलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्परियलिज्म। ओके, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हम इसमें आपको इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 वीडियोस बनेंगी। हम इसको आज आपको इतना फर्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट में इतना पढ़ाएंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन तक। हाँ, और हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो 1848 में जो पिक्चर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, उसको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, हाँ, जिस फोटो की मैं बात कर रहा था पेंटिंग की, वो ये रही। हाँ, जिसे बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में दी हुई है। फिगर नंबर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कुछ लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है और बीच में एक हैं, ये हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के हैं। हाँ, इनके एक हाथ में है मशाल जो हमें अवेयरनेस के बारे में बताती है, हमें अपने जागरूकता के बारे में जागरूक करती है, अवेयर करती है। और दूसरी बुक में है, दूसरे हाथ में है एक बुक, ये एक टाइप की लॉ बुक है। इस बुक का नाम है चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। हाँ, जिसमें सभी लोगों के फ्रीडम के बारे में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे सबसे पहले देखोगे किसका अमेरिका का फ्लैग जाएगा, अमेरिका का फ्लैग पास आउट हो रहा है। फिर उसके स्टैचू के जस्ट पीछे हैं जर्मनी का फ्लैग पास आउट हो रहा है। और यहाँ पे कुछ क्राउन पड़े हुए हैं, कुछ क्राउन मोनार्की से रिलेटेड कुछ क्राउन पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं। हाँ, जो हमें सिंबलाइज करता है कि लोग लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, आज़ादी की तरफ, फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। किससे फ्रीडम? मोनार्की से। है, मोनार्की से फ्रीडम चाहिए उन्हें। हाँ, यहाँ पे क्राउन पड़े हुए हैं टूटे हुए, ये सारी चीज़ें, इनसे ये आज़ादी पा रहे हैं मोनार्की से और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ऊपर से कुछ क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स ये हेवन में हैं जो एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं और इनका हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं, ये एक तरीके से पर्सोनिफाई फीमेल फिगर हैं किसी भी नेशन की। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भारत माता है पर्सोनिफाई फीमेल फिगर। और वैसे अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन का कौन है? जर्मन के हैं जर्मेनिया। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये भी एक फीमेल फिगर हैं जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके, चलो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब इमेज तो आपको समझ में आ गई होगी जो पेंटिंग थी। अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे कुछ रीजंस थे, कुछ कॉजेस थे। तो कुछ कॉजेस कौन से थे वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 9th में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर हम अभी आपको बता देते हैं कि मेजर कॉजेस कौन से थे वहाँ पे। कि वहाँ पे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी थी फ्रांस में, क्योंकि वो स्टेट सिस्टम में बटा हुआ था। 3 स्टेट सिस्टम होंगे शायद, आपको याद होगा। और वहाँ पे टैक्स बर्डन होते जा रहा था, 3rd स्टेट पे टैक्स बर्डन होते जा रहा था। सारा पैसा उन्हीं से लिया जाता था, गरीब लोगों से, जो 3rd क्लास के 3rd स्टेट के लोग थे। और द राइज ऑफ बर्गियोसिस, हाँ, बोर्गियोसिस। ओके, द राइज ऑफ बर्गियोसिस, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास। हाँ, यानी मिडिल क्लास बढ़ रहा था, अवेयर हो रहा था। हाँ, मिडिल क्लास बढ़ रहा था और अवेयर हो रहा था अपने राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने फ्रीडम के बारे में। हाँ, और यहाँ पे एनलाइटमेंट आया था, फिलोसफर्स जो थे। हाँ, फिलोसफर्स ने एनलाइटमेंट दिया था कि हमें ऐसा करना चाहिए, लोगों को जागरूक किया था फिलोसफर्स ने। हाँ, कि हमें रिवोल्यूशन करना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे फ्रांस में, फाइनेंशियल क्राइसिस
क्यों आ रहे थे? क्योंकि फ्रांस के जो लीडरशिप थी वो काफ़ी वॉर किया करते थे, और वॉर तो काफ़ी कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से पैसा ज़्यादा लगता है, हाँ, मनी और मैन पावर ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, और जो किंग थे वो लगातार आसपास के टेरिटरीज में लड़ाई लड़ा करते थे, हाँ। और ड्रास्टिक वेदर कंडीशन हो गई थी, यानी कि पिछले कुछ सालों में जो वहाँ का वेदर था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। वेदर ख़राब होने की वजह से हार्वेस्टिंग भी बेकार हुई थी, फसलें भी अच्छे से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कि सारी चीज़ें महंगी हो गई, और महंगी होने की वजह से लोग गुस्सा हुए, और जो मार्केट में जो ब्रेड के प्राइस था वो भी काफ़ी उसका कॉस्ट भी काफ़ी राइज कर गया था, हाँ। और लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे। और लास्ट अगर बात करें यहाँ पे कि इनइफेक्टिव लीडरशिप थी लुइस 15 और 16 की, वो ज़्यादा ध्यान अपना लग्जरी लाइफ पे दिया करते थे, हाँ। अब ये है और रीज़न है, पार्लियामेंट सक्सेसफुल अपोजिशन रिफॉर्म हो रहा था, यानी पार्लियामेंट के सक्सेसफुल अपोजिशन एक रिफॉर्म हो रहा था धीरे धीरे, हाँ। और जो मैंने आपको बताया मोनार्की जो थी वहाँ की फ्रेंच की, वो काफ़ी उनकी जो लाइफ स्टाइल थी काफ़ी वैसी थी, मॉडर्न और लग्जरी लाइफ थी। वो अपने पैलेस पे बहुत पैसा खर्च किया करते थे, पैलेस पे अपना बहुत पैसा खर्च किया करते थे, लोगों पे नहीं, हाँ। और उनकी सोसाइटी थी, अब आगे देखते हैं कि वो स्टेट्स कितने स्टेट सिस्टम में बटा हुआ था, हाँ। अब हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को पढ़ते हैं, हाँ। है ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में क्यों हुआ था? मोनार्की से डेमोक्रेसी जाने के लिए, मोनार्की से डेमोक्रेसी में जाने के लिए। वहाँ मोनार्की थी, किंग सिस्टम था, अब वहाँ से डेमोक्रेसी जाने के लिए। टोटली ये डेमोक्रेसी तो नहीं थी, पर हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, हाँ। डेमोक्रेसी टोटल ना कह के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो पहले मोनार्की से अलग थी, अच्छी थी, हाँ। यहाँ पूरे राइट्स पीपल रिप्रेजेंटेटिव के पास होते हैं, किंग के पास नहीं। जब ये डेमोक्रेसी आई यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू फ्लैग इमर्ज हुआ ट्राई कलर का, हाँ। और यहाँ अपना नया नेशनल एंथम बनाया गया, और नए ओथ्स यानी शपथ बनाई गई। फ्रेंच लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ 3 सिस्टम में बटा हुआ था, हाँ। जो थर्ड स्टेट था वो अपना स्टेट जनरल चुन सकते थे, जो थर्ड स्टेट था वो अपना स्टेट जनरल चुन सकते थे इलेक्शन के द्वारा, हाँ। मैंने आपको बताया था कि 3 क्लासेस थी, 3 स्टेट्स थे, हाँ, लोगों की। कहाँ? फ्रांस में। पहले स्टेट थी क्लर्जी, जिसे फर्स्ट स्टेट कहते हैं। सेकंड थी नोबेलिटी, जिसे सेकंड स्टेट कहते हैं। थर्ड स्टेट थी कॉमन मैन की, हाँ। यही लोग अपना स्टेट जनरल चुनते थे, यही लोग अपना स्टेट जनरल चुना करते थे इलेक्शन, हाँ। ये कब हुआ था? डेमोक्रेसी आने के बाद। अब यहाँ पे क्या होने लगा? डेमोक्रेसी आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक कार्य होने लग गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है कि एक ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने के लिए इससे कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी, तो उसे अबॉलिश कर दिया गया, हाँ। जो कि गलत था, क्योंकि वो कंट्री से कंट्री होता है कस्टम सिस्टम, एक ही कंट्री के अंदर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, हाँ। आर्मी ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया या स्प्रेड किया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट किया, हाँ। अब ये सब चीज़ें चली कब तक? ये सब चीज़ें चली 1799 तक, हाँ, 1799 तक। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है नेपोलियन की, नेपोलियन है, नेपोलियन की एंट्री होती है, एंट्री ऑफ नेपोलियन। अब एंट्री होती है नेपोलियन की 1799 में। नेपोलियन सारी पावर अपने पास ग्रैब कर लेते हैं, हाँ। पॉलिटिकल पावर जो थी अपने पास छीन लेते हैं, जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी उनसे सारी पावर ये छीन लेते हैं, और यहाँ पे दोबारा से डेमोक्रेसी से दोबारा मोनार्की रूल आ जाता है, हाँ। डेमोक्रेसी आई थी 10 साल के लिए, पर अब 1789 से 1799 तक डेमोक्रेसी आई थी, पर दोबारा नेपोलियन 1799 के बाद आने के बाद डेमोक्रेसी से मोनार्की आ जाती है, और ये अपना एक नया रूल लाते हैं जिसे कहा गया सिविल कोड, हाँ।
1804 में एक नेपोलियन रूल लाते हैं, इसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नया रूल लाते हैं नेपोलियन कोड। इस नेपोलियन कोड के या सिविल कोड के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे। नेपोलियन ने कुछ बहुत अच्छे भी काम किए थे और बेकार काम भी किए थे। हाँ, ये देखते हैं। देखो, सिविल कोड कब आया था? 1804 में, 1804 में। इसके कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव की बात करें तो ये ना वुमेन्स के हमेशा अगेंस्ट में थे। हाँ, ये वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं देना चाहते थे और वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं देना चाहते थे, वोट का राइट भी नहीं देना चाहते। हम पॉजिटिव पहले पढ़ते हैं। इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, काफ़ी अच्छी बात थी, अच्छी चीज़ थी। जो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी थी उसे भी अबॉलिश कर दिया, यानी सोसाइटी अब एक ही तरीके से काम कर, एक ही तरीके के लोग रहेंगे। हाँ, एक ही कोई सोसाइटी डिवीज़न नहीं होगा। जैसे अभी 3 सोसाइटी डिवीज़न थे ना। ट्रेड बैरियर्स को इम्प्रूव कर दिया गया था, जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसे इम्प्रूव कर दिया था। हाँ, यानी टैक्स को कम कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया गया था। ये सेकुलर कंट्री बना दी थी इन्होंने। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि जहाँ पे सभी रिलीजन एक समान हो। है, गवर्नमेंट की नज़रों में सभी रिलीजन एक समान है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, किसी को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, सब एक समान है। सेकुलर कंट्री बना दी थी। है, इक्वालिटी, यानी लॉ के सामने सब इक्वल थे, चाहे कोई गरीब चाहे कोई अमीर, सब इक्वल। हाँ, अबॉलिश बर्थ प्रिविलेजेस, यानी जो बर्थ के हिसाब से जो प्रिविलेजेस दी जाती थी, सहूलियतें जो दी जाती थी, उसको अबॉलिश कर दिया था। हाँ, बर्थ प्रिविलेजेस को अबॉलिश हटा दिया था। अब एक मेजरमेंट यूनिट बनाई थी, मापने की एक मेजरमेंट यूनिट बनाई थी। हाँ, जिससे कि ट्रेड अच्छा होता था। अबॉलिश सर्फडॉम, सर्फडॉम का होता है बंधुआ मजदूरी। है, यानी कि बंधुआ मजदूरी, यानी सर्फडॉम को अबॉलिश कर दिया था। बंधुआ मजदूरी अब कोई नहीं कर सकता था, किसी को जबरदस्ती नहीं कराई। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छा कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेड अच्छा होगा ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अच्छा किया। हाँ, ये सारी चीज़ें इनकी थी पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें। अब कुछ गंदी चीज़ें भी थी। कुछ गंदी चीज़ें जैसी थी कि इन्होंने अपने एरिया में टैक्स इंक्रीज कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स इंक्रीज कर दिया था। सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर कोई पब्लिश होगी या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पब्लिश होगी या बुक्स में, तो वो किसकी परमिशन से? नेपोलियन की या उनकी गवर्नमेंट की परमिशन से। हाँ, अगर उनके अगेंस्ट में कोई काम करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इसे कहते हैं सेंसरशिप। हाँ, अब पहले कोई चीज़ पब्लिश करनी है तो उनसे अप्रूव कराना पड़ता था। हाँ, और इनके खिलाफ कोई लिख नहीं सकता था, ये होती सेंसरशिप। हाँ, नेक्स्ट था वुमेन्स को कोई राइट नहीं थे, वोट देने का कोई राइट नहीं था, इनसे राइट छीन लिया गया था वोट देने का। हाँ, और सभी को फोर्स किया जाता था, सभी लोगों को, कि वो ज्वाइन करें आर्मी में। एक फैमिली में से एक पर्सन को कहा जाता था कि आप, ज़बरदस्ती उन्हें कहा जाता था कि आप फैमिली में से किसी एक पर्सन को आर्मी में ज्वाइन कराएं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो ये नेपोलियन का एम था कि वो पूरे वर्ल्ड में राज करें। अब पूरे वर्ल्ड में राज करने के लिए उनकी अपनी आर्मी बड़ी होनी चाहिए। आर्मी बड़ी होने के लिए सभी को आर्मी में ज्वाइन कराएंगे ही। हाँ, और फैमिली जो प्रॉपर्टी थी उसमें वुमेन को कोई वो राइट नहीं थे कि वो प्रॉपर्टी को पर अपना कब्जा कर सके या प्रॉपर्टी को अपना मान सके। हाँ, प्रॉपर्टी वुमेन के लिए नहीं थी। ये सारे थे। हाँ, अब हम बात करते हैं नेपोलियन के ही टाइम में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू एक वॉर है। हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 में हुआ था, 1815 में लड़ा गया बैटल ऑफ वाटरलू। ये किसके बीच हुआ? ये नेपोलियन के बीच में और 4 कंट्रीज थी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, ब्रिटेन। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, ब्रिटेन। हाँ, ये जीते थे और नेपोलियन हारे थे। नेपोलियन हारे थे और जीते थे। इनको हम क्या कह सकते हैं? प्राब कंट्रीज भी कह सकते हैं। कंफ्यूज होते हो, PRAB, प्राब कंट्रीज। प्राब कंट्रीज कैसे? कि पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। हाँ, आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू होने के बाद, यानी जब नेपोलियन हार गए थे, उसके बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो कब हुई? मार्च 25, 1815 में। हाँ, अब ये
यहाँ पे जब ये ट्रीटी हुई तो इसके बाद यहाँ पे बर्बोन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, यानी जो बर्बोन डायनेस्टी 1789 से पहले जो बर्बोन डायनेस्टी थी, इसे दोबारा फ्रांस में लाया गया। हाँ, फ्रांस में दोबारा इसे लाया गया। और जो नेपोलियन ने दूसरा ट्रीटी में क्या चीज़ें थी, जो चेंजेस करे थे नेपोलियन ने, उसे हटा दिया गया। चेंजेस जो करे थे नेपोलियन ने, उसे हटा दिया गया। इस सेटलमेंट्स पे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के सिग्नेचर हुए थे, और सिग्नेचर किसके हुए थे? पर्शिया के, हाँ, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिटेन, जिसे हम कहते हैं, दोबारा बता देता हूँ, पराब, पराब कंट्रीज। पराब का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है आपका टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में। हाँ, 18वीं सेंचुरी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था नेशन का। कहाँ पे? यूरोप में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था नेशन का। कोई नेशन होता है, वहाँ पे छोटी छोटी डायनेस्टीज बटी हुई थी या एम्पायर बटे हुए थे, जो कभी भी किसी को हरा के अपने डायनेस्टी को बड़ा कर लिया करते थे। हाँ, पर वहाँ कोई नेशन का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे नेशन बढ़ा, कैसे बढ़ा वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यहाँ नेशन कैसे बढ़ा, नेशन की शुरुआत कैसे हुई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो थर्ड क्लास फॉर्म हुआ। हाँ, अब 3 क्लासेस हम एक बार समझ लेते हैं। एक एरिस्टोक्रेसी थी, जो बहुत अमीर थे और एलाइट क्लास के लोग थे ये, और दूसरी थी पीजेंट्री, जो इनके लिए काम करा करते थे, जो काफ़ी मेजॉरिटी में लोग थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या थी इनकी कम थी एरिस्टोक्रेसी की, पर इनकी ज़्यादा थी। हाँ, ये एलाइट क्लास के लिए काम किया करते थे। और थर्ड क्लास इमर्ज होती है, जिसे कहते हैं मिडल मैन क्या थे? मिडल मैन एजुकेटेड थे। हाँ, मिडल मैन एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन थे, इसमें डॉक्टर थे, क्लर्क थे, टीचर्स थे, या जो भी एजुकेटेड लोग थे, मोस्टली पोएट, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। हाँ, आप कभी भी देखोगे जहाँ भी रेवोल्यूशन होता है, ये मिडिल क्लास ही लाता है, ना तो अल्ट्रा रिच लोग लाते हैं, ना जो बहुत पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो भी नहीं ला पाते। अवेयर कौन होता है अपने राइट्स को लेकर? मिडिल क्लास। मिडल यानी जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वही अपने राइट्स को लेके अवेयर होते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों को जागरूक करते हैं, और रिवोल्यूशन यही लाते हैं। चाहे आप किसी भी रिवोल्यूशन को देखो, उसमें मिडल मैन या जो एजुकेटेड लोग थे, वही रिवोल्यूशन लाते हैं। हाँ, अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज, हाँ, एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्री। पॉपुलेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेट्स से बहुत कम थी, पर पीजेंट्री की बहुत ज़्यादा थी। डोमिनेंट कौन था? जैसा कि पता ही होगा, अल्ट्रा रिच जो थे डोमिनेंट थे। हाँ, एरिस्टोक्रेट्स डोमिनेंट थे, पर पीजेंट्री डोमिनेंट नहीं थे। ये इन्हीं के लिए काम करा करते थे। ज़्यादा ज़मीन किसके पास थी? ज़्यादा ज़मीन थी हाई लैंडलॉर्ड्स थे ये। ज़्यादा ज़मीन एरिस्टोक्रेट्स के पास थी, और इनके पास कम ज़मीनें थी। सारे राइट्स इनके पास थे, एरिस्टोक्रेट्स के पास, पर पीजेंट्री के पास कुछ राइट्स नहीं थे। हाँ, ये इन्हीं के लिए काम करा करते थे लगातार, इनके पास कुछ राइट्स नहीं। सारी प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेट्स के पास थी, पर पीजेंट्री के पास कोई प्रिविलेज नहीं थी। हाँ, अब उसी में इन दोनों के अलावा एक नया क्लास इमर्ज होता है, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। जैसे हमने यहाँ देखा ना, मिडिल क्लास, उसी को हम एक्सप्लेन यहाँ। मिडिल क्लास इमर्ज होता है इसके बाद, पीजेंट्री के बाद, जो एजुकेटेड थे, जैसे डॉक्टर, टीचर, हैं, क्लर्क, स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब। हाँ, और ये लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल यानी वो स्वतंत्र विचारधारा के। हाँ, और तीसरा है कि ये फ्रीडम चाहते थे। फ्रीडम किससे? मोनार्की से। हाँ, और चौथा इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सब इक्वल हो, कोई अमीर ना कोई गरीब। हाँ, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहते थे। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो कंटेस्ट हो। हैं, ये जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्शन के द्वारा बने, किसी की फैमिली बैकग्राउंड से ना बने। मिडिल क्लास ने एक नया क्लास फॉर्म किया। मिडिल क्लास ने एक यूनियन फॉर्म करी, जिसका नाम है जॉल्वरिन यूनियन। कब? 1834 में जॉल्वरिन यूनियन फॉर्म करी।
हाँ, और इसने अबॉलिश किया। एक ये कस्टम यूनियन था, कस्टम यूनियन, जैसे कि ट्रेड में टैक्सेस को कम करना, ये कस्टम यूनियन था। जॉल्वरिन कब फॉर्म हुआ था? 1834 में। इसने अबॉलिश किया टैरिफ बैरियर को, कई सारे टैक्स इसने अबॉलिश किए। इन्होंने यूरोप में 30 करेंसीज थी उस समय, 30 करेंसीज, उसमें से 28 को अबॉलिश कर दिया, सिर्फ 2 ही को लागू रहने दिया, 2 को ही इन्होंने लागू रहने दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसीज होती हैं उतनी ज़्यादा इकोनॉमी डाउन जाती है। तो इन्होंने, और ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक्सचेंज करना पड़ता है हमें करेंसी, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, जो कि काफ़ी हेडेक है। इसीलिए 2 ही करेंसी रहने दिया था फ्रांस में, यूरोप में पूरे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पे 2 आइडियोलॉजी थी, 2 आइडियोलॉजी के लोग थे, एक थे लिबरल और एक थे कंजर्वेटिव। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में हम जानते हैं। लिबरल वो हैं जो अपने कंफर्ट के बाहर जाके, हाँ, नॉर्मल से कंफर्ट के बाहर जाके कुछ काम करते हैं, पर कंजर्वेटिव वही सेम चीज़ें मेंटेन करे रहते हैं स्टेट में, वो कोई चेंजेस नहीं चाहते, हाँ, कोई चेंजेस होने नहीं देना चाहते। और दूसरा, ये हमेशा डाइवर्सिटी को पसंद मानते हैं, हाँ, बंधा हुआ नहीं रहना चाहते। ये क्वेश्चन करते हैं हमेशा अपने रूलर से या अपने जो भी इनके गवर्नमेंट है उनसे। देखो ये, हाँ, ये राइट और रॉन्ग में फ़र्क जानते हैं, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। पर ये राइट और रॉन्ग में फ़र्क जान लेंगे, पर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कभी भी अपने रूलर से। क्या इनका मानना है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो। लिबरल्स ओपन डाइवर्सिटी के होते हैं, ये किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में, पर ये अपनी सोसाइटी को ट्रेडिशनल तरीके से चलाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को ट्रेडिशनल तरीके से। हाँ, ये सोसाइटी में चेंज को सपोर्ट करते हैं, यानी सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, तभी चेंजेस ही ह्यूमन को मॉडर्न बनाते हैं। हाँ, पर ये चाहते हैं कि कंजर्वेटिव का मानना है कि सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्या पता चेंजेस हो तो गलत हो। यानी ये लोग काफ़ी वैसी थिंकिंग के होते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी गलत होने के लिए डरते रहते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी अगर हम चेंज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए चेंज को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये देखो, सपोर्ट नहीं करते सोसाइटी में। और ये एम्बिशियस होते हैं काफ़ी, पर ये एम्बिशियस नहीं होते। हाँ, अब टॉपिक नंबर 3, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, और अगले 3 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। हाँ, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये कब से कब हुआ? 1830 से 1848 में यहाँ पे हुआ था ये एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसे हम एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे रेवोल्यूशन हुए, कई सारे रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जुलाई रेवोल्यूशन। हाँ, ये सारी चीज़ें हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आइडिया आया लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी जो लिबरल्स लोग थे, और लिबरल्स लोगों का आइडिया काफ़ी तेज़ी से फैला यूरोप में, और नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी भी काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुई यूरोप में। एक टाइम था जब यहाँ हंगर काफ़ी तेज़ी से थी, यानी भूखमरी काफ़ी तेज़ी से थी, और हार्डशिप, काफ़ी कठिन समय था यहाँ पे, और पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो रही थी लगातार, और फूड की शॉर्टेज होते जा रही थी, फूड की शॉर्टेज हो रही थी लगातार, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, और हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं होती, जैसे मैंने बताया था। वेदर काफ़ी बेकार चल रहा था पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स थे उनका प्राइस हाई हो गया था, ब्रेड हाई हो गई थी, ब्रेड के प्राइस, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी तो युवा खाली बैठेंगे और वो खुराफात करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एज ऑफ रेवोल्यूशन में पहला रेवोल्यूशन आता है जुलाई रेवोल्यूशन। ये कहाँ? जुलाई रेवोल्यूशन ये फ्रांस में 1830 में हुआ। इस जुलाई रेवोल्यूशन को हम रेवोल्यूशन दे जूलियट भी कहते हैं। रेवोल्यूशन दे जूलियट, ये देखो एमसीक्यू है, रेवोल्यूशन दे जूलियट भी कहते हैं। ये जुलाई डेज में, इसे हम कहते हैं जुलाई डेज भी। हाँ, इसे और किस नाम से जाना जाता है? जुलाई डेज। यहाँ पे ये रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? जो बर्बन के किंग को हटाना था, तो बर्बन के किंग को हटा दिया गया था इस रेवोल्यूशन के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस्टेब्लिश करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या होता है कि किंग तो रहेंगे, पर किंग का सारा काम कौन करेंगे? पीएम,
और मिनिस्टर्स जो कौन होते हैं, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाँ, ये सिर्फ ऐसे ही किंग का एक पोजीशन इस्टेब्लिश हो ही रहेगी, पर सारा काम प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स करेंगे। हाँ, और मोनार्की के हेड कौन थे, यानी मोनार्की को हेड किसने किया, लुइस फिलिप ने। हाँ, मोनार्की को हेड किया लुइस फिलिप ने। किंग तो रहेंगे ही इसमें, पर उसका सारा काम प्राइम मिनिस्टर करेंगे और मिनिस्टर्स, ये सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए होते हैं। हाँ, जैसा अभी आजकल आप देखते हो इंग्लैंड में वहाँ की महारानी कौन है, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, हाँ, अब इसी में जैसे हमने देखा इसी में जब हमने जैसे देखा कि हम इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, तो हमने पहला पढ़ा कि जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल। रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रेवोल्यूशन 25 अगस्त 1830 से 21 अगस्त जुलाई 1831 के बीच हुआ। 25 अगस्त से 1880 और 21 जुलाई 1831 तक हुआ ये रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल। ये ब्रुसेल आपको पता ही होगा, बेल्जियम की कैपिटल है। हाँ, ये इंडिपेंडेंस हुआ था किससे, ये रिवोल्यूशन हुआ था किससे, इंडिपेंडेंस पाने के लिए, किंगडम ऑफ नेदरलैंड से इंडिपेंडेंस पाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे हम ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये कब से कब हुआ, 1821 से 1829 के बीच में। 1821 से 1829 के बीच में ग्रीक रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीक रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये ओटोमन एम्पायर से के अगेंस्ट में हुआ। ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में हुआ था ग्रीक रेवोल्यूशन। ओटोमन एम्पायर क्या है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ओटोमन एम्पायर क्या है। हाँ, ओटोमन एम्पायर में कितनी कंट्रीज आती हैं, अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओटोमन एम्पायर ये हैं जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये सब ओटोमन एम्पायर हैं, जैसे कि सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, आर्मेनिया, सीरिया हैं, पैलेस्टीन, हाँ, ये ग्रीस, ये सब ओटोमन, टूनिस, यहाँ तक, हाँ, यहाँ ये सब ओटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। ये पूरा यूरोप है। हाँ, यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इंग्लैंड, ये फ्रांस, स्पेन, इटली को आप देखेंगे अभी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखोगे अभी आप। ये आपका ओटोमन एम्पायर था, समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं चैप्टर में। हाँ, ये इसे हम ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये किस लिए लड़ा गया, ओटोमन एम्पायर से आज़ादी पाने के लिए। और ओटोमन एम्पायर से आज़ादी पाने के लिए ग्रीक रेवोल्यूशन लड़ा गया, और यहाँ पे आज़ादी मिल भी गई, इंडिपेंडेंस मिल भी गई थी ग्रीस को। हाँ, ग्रीक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किसने किया था, यूरोपियन आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया था। यूरोपियन आर्टिस्ट ने और पोएट्स ने सपोर्ट किया था। यूरोपियन आर्टिस्ट और पोएट्स ने सपोर्ट किया था। और यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल हुआ था, कंस्टेंटिनोपल हुआ था, इस पर सिग्नेचर हुए थे 1832 में। कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल सिग्नेचर हुए थे 1832 में। और ग्रीक को इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया था। ग्रीस को इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था इसके बाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं रोमांटिसिज्म। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है और आगे का नेक्स्ट वीडियोस में। रोमांटिसिज्म यानी कि कंट्री में नेशनलिज्म लाना, या लोगों में नेशनलिज्म की भावना लाना बिना लड़ाई करे, उनको ग्लोरिफिकेशन दिखाना, ग्लोरिफिकेशन की बातें बताना कि हम ऐसे थे, हमारा पास्ट ऐसा था, हम इतने अच्छे थे, यानी कि हम सब एक हैं। हाँ, उनको अवेयर करना, उनमें इमोशन जगाना, किसको लेके, अपनी कंट्री को लेके एक इमोशन जगाना। हाँ, ताकि उनमें बिना लड़ाई करे उनमें नेशनलिज्म की भावना आए। हाँ, उन्होंने फोकस किया कि हमारी हिस्ट्री सेम थी, यानी जब लोग आपस में एक दूसरे को एक तरीके से पाते हैं, एक सा मानते हैं, तो लोगों में एक सी भावना उत्पन्न होती है। हाँ, नेशन के लिए भी यही किया गया कि हमें बताया गया कि लोगों को बताया गया कि हमारा पास्ट सेम था, हम एक थे, हमारे साथ ये हुआ,
ये सारी चीज़ें लोगों ने एक सी समझी और उसमें नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे आने लग गई। स्टोरी टेलिंग करी गई कि हमारे ऐसे ऐसा हुआ था पास्ट में, इमोशन जगाए गए, फीलिंग जगाई गई, इंट्रोड्यूस किया गया धीरे धीरे नेशनलिज्म। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म फैलता है। हाँ, किसके थ्रू फैला? आर्ट के थ्रू, कल्चर के थ्रू, लव के थ्रू, यानी आर्ट करके कल्चर, यानी हमें अपने कल्चर के बारे में बताया गया, और लव यानी प्यार से नेशनलिज्म को फैलाया। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आई होगी। अब हम अगला पार्ट, जो बाकी के 3 पार्ट हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।